Hello students, today we are going to discuss our next chapter of biology, that is microbes in human welfare. तो microbes in human welfare को आज हम डिस्कस करेंगे. वन डे वन चैप्टर जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उस सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो देखिए बहुत सारे माइक्रोब्स आपने देखे होंगे, जैसे क्लास +1 में भी जब हम पढ़ते हैं चैप्टर, ठीक है, एनिमल किंगडम, तो उनमें हमने देखा है कि बहुत सारे किंगडम्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन कर रहे हैं. जैसे कि आप वहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ते हो, है ना, मोनेरा किंगडम पढ़ते हो, ठीक है. तो ये जो किंगडम्स है बेसिकली वो कौन से हैं, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो उनमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन कर रहे होते हैं. तो आप यहाँ पे देखिए माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट हैं, सॉइल में प्रेजेंट हैं, वाटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है जी, एयर में, इनसाइड आवर बॉडी भी प्रेजेंट हैं, और कुछ एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी प्रेजेंट हैं. सो ये इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, इवन वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं जहाँ पे कोई अदर फॉर्म जो है वो लाइफ की एग्जिस्ट भी शायद ना करे, वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं. वो साइट्स सच एज देखिए डीप इनसाइड द गीजर्स, गीजर्स के बिल्कुल डीप इनसाइड ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. डीप इन द सॉइल ये प्रेजेंट हो सकते हैं, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सो ये माइक्रोब्स डाइवर्स हैं, देखिए प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस हैं, या विरोइड्स हैं, या प्रियॉन्स हैं. तो ये क्या हैं, ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ठीक है जी. जितने भी माइक्रोब्स, जैसे कि आप बैक्टीरिया को पढ़ते हो या बहुत सारे फंजाई देखते हो, तो उनको न्यूट्रिटिव मीडिया में आप ग्रो करके कॉलोनीज बना सकते हो उनकी. तो न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करके इसको इनकी कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं. जैसे ये कुछ डायग्रामेटिकली उसने शो किया है, देखिए कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, तो वो क्या कर रहा है, फ्लैजिला दिखा रहा है. सो बैक्टीरिया का ये जो फ्लैजिला है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको. और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं इसका, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का, तो उसमें देखिए ये हेड है, ये उसका कॉलर है, ये इसका टेल रीजन है, ये प्लेट रीजन होता है, पिन्स होती हैं, प्रॉन्ग्स होते हैं, है ना. और यहाँ पे ये कौन सा है, ठीक है जी, ये वाला जो है दैट इज एडिनो वायरस है आपका, दिस इज अ एडिनो वायरस. तो ये जो एडिनो वायरसेस होते हैं वो जनरली किसके लिए होते हैं, रेस्पिरेटरी जितने इन्फेक्शंस करते हैं, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये देखिए कि बैक्टीरिया जो है, इसकी कॉलोनी जो है बैक्टीरिया की एक पेट्री डिश में ग्रो करके बताई हुई है. सो ये जो है एक फंगल कॉलोनी भी जो है यहाँ पे दिखाई गई है. तो उनको आप मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम में भी ग्रो कर सकते हो माइक्रोब्स को. तो माइक्रोब्स देखिए अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं. सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते ही हैं कि कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना. सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे कर्ड में. तो ये क्या एक्शन करता है, जनरली हम देखते हैं कि कर्ड में अगर आप क्या करोगे कि एक फ्रेश मिल्क में जो है वो कर्ड को डालोगे, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट का कर्ड डालोगे, तो एज अ इनोक्यूलम या स्टार्टर की तरह उसमें कर्ड डाला जाता है उस फ्रेश मिल्क में. तो उससे वो क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस कर्ड में प्रेजेंट थे, जिससे क्या हुआ, सुटेबल टेम्परेचर पे वो मल्टीप्लाई किए और उन्होंने क्या कर दिया, जो मिल्क था उसको कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. सो इससे क्या हुई, और इसके साथ साथ मिल्क तो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ साथ उसकी जो हुई वो मतलब कि विटामिन B12 जो है उसका मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई, क्योंकि विटामिन B12 का लेवल भी इंक्रीज हुआ. और स्टमक में भी देखिए ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिजीजेस जो माइक्रोब्स कोज करते हैं, उनको रोकने के लिए, डिजीजेस को रोकने के लिए. आप जो डफ मतलब कि जो इडली डोसा बनाने के लिए पहले डफ तैयार किया जाता है उसका, तो वो क्या है, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही फर्मेंट की जाती हैं. वो जो पफ ऑफ अपीयरेंस देखते हो आप डफ की, फुला हुआ जो देखते हो डफ को, वो किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन के कारण होता है. सिमिलरली आप जो डफ देखते हो जो कि ब्रेड को बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें भी जो है वो यूजिंग बेकर यीस्ट यहाँ पे उसको फर्मेंट किया जाता है. सो कौन सा होता है वो
सेक्चेरोमाइसिस सेरेविसे बैक्टीरिया होता है जो कि इसके लिए ब्रेड के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। और भी नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, फूड्स हैं, जिनमें जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कुछ पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया की। तो वो क्या है, एक फर्मेंटिंग सैप के द्वारा बनती है, पाल्म से, है ना, पाल्म से फर्मेंटिंग सैप से वो बनती है। तो माइक्रोब्स जो है देखिए फर्मेंट फिश में, सोयाबीन में, बैम्बू शूट्स में भी यूज़ की जाती हैं फूड बनाने के लिए। चीज़ की आप डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ पढ़ते हो। स्विस चीज़ है जैसे, वो क्यों है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे क्या हो गया, उसका बैक्टीरिया एक प्रोपेनियम बैक्टीरियम शर्मानी होता है जिसको कि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऐसे हम रॉकेफर्ट चीज देखते हैं जो कि राइपन किया जाता है जब उस पे एक फंजाई जो है, स्पेसिफिक फंजाई उसके ऊपर ग्रो की जाती है, तो उसको क्या देता है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। क्लियर है। ऐसे माइक्रोब्स जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह भी, जैसे कि फर्मेंटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली उसने पिक्चर्स में बताया है कि कैसे वो फर्मेंटर्स की तरह यूज किए जा रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे वाइन के लिए, बियर के लिए, विस्की के लिए, ब्रांडी के लिए या रम के लिए, सो ऐसे बेवरेजेस बनाने के लिए भी ये यूज किए जा रहे हैं। ऐसे सेम पर्पस के लिए हमारे पास सेक्चेरोमाइसिस सेरेविसे जो है वो ब्रेड मेकिंग के लिए, है ना, जिसको हम कॉमनली ब्रेयर्स यीस्ट बोलते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस के लिए, ताकि इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जा रहा है और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग कि उसको विद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन यूज किया जा रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं उससे ऑब्टेन की जा सकती हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जो वाइन है और जो बियर है वो बिना डिस्टिलेशन के प्रिपेयर की जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और बल्कि जो ये विस्की, ब्रांडी, रम है ये डिस्टिलेशन करनी पड़ती है फर्मेंटेड ब्रॉथ की, उससे ये प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है जी। ऐसे हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है उसमें भी देखिए कैसे यूज किए जा रहे हैं। माइक्रोब्स के द्वारा बहुत सारी एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या की, सॉरी, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं जो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे एंटी का वर्ड क्या होता है, अगेंस्ट, और बायो का मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो टुगेदर का मतलब क्या है इसका, कि ये अगेंस्ट लाइफ जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है वो किसके लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिजीज करते हैं जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट जो है ये एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ठीक है, दैट दे आर प्रो लाइफ। ओके, सो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा बनाई जाती हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट इज पैथोजेंस की ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं। तो ऐसे आप पेंसिलिन के द्वारा, है ना, एंटीबायोटिक पेंसिलिन है। सो पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी जब वो किसके ऊपर वर्क कर रहे थे, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया था उसके ऊपर ये वर्क कर रहे थे। सो उन्होंने देखा कि एक माउल्ड ग्रोइंग in one of his unwashed culture plate around that staphylococcus could not grow। तो उन्होंने देखा कि एक माउल्ड है जो कि उनके एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में जो कि अराउंड द स्टेफिलोकोकी प्रेजेंट था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने देखा कि क्यों हुआ, बिकॉज उस माउल्ड ने ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर दिया था जिसको पेंसिलिन बोला गया है। ठीक है, आफ्टर द मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, सो वो जो केमिकल था मतलब कि उसकी फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो बाद में अर्नस्ट चेन ने दी है एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने दी है। तो ये जो मतलब कि वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था उसके कारण वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, स्टेफिलोकोकी उसके कारण ग्रो नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। तो बाद में मतलब कि इसका फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने दिया। सो एंटीबायोटिक ये जो है ये एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। ठीक है जी, किसके लिए, अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, जो कि मतलब जितने वर्ल्ड वार 2 में जितने अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको एक्सटेंसिवली उनके लिए मतलब कि उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की गई। फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे जो थे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। आगे हम देखते हैं
क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से केमिकल्स की तरह, एंजाइम्स की तरह, एज अ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह ये यूज़ होती हैं। तो हमने जैसे पढ़ा कि ये जो सेक्चेरोमाइसिस सेरेविसेई है, सो ये जो सेक्चेरोमाइसिस सेरेविसेई है ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए यूज़ होती है। माइक्रोब्स जो हैं वो एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे लाइपेसिस होते हैं तो ये किसमें डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं, और सिर्फ जो ऑयली स्टेन्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ड्री, उनको भी रिमूव करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होते हैं जो मार्केट से आप खरीद कर लाते हो तो वो क्लियरर हैं एज दो कंपेयर जो आप होम मेड मतलब घर पे जो बनाते हो, सो उनसे वो क्लियरर होते हैं जो बॉटल में फ्रूट जूसेस आप देखते हो। सो क्यों है? बिकॉज जो बॉटल जूसेस हैं उनको क्लैरिफाई किया जाता है सबसे पहले पैक्टिनेज एंजाइम के एंड प्रोटीएसेस एंजाइम के यूज से। तो ये एंजाइम्स उसमें क्लियरर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है और एज ए क्लोट बस्टर्स की तरह वो यूज़ किया जाता है, ताकि जितने भी ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट से क्लॉट अगर वहाँ पे बने हैं तो उनको रिमूव किया जा सके। ठीक है जी, जिनको भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है जिससे जो हार्ट अटैक कर सकता है, तो उससे जो क्लॉट बने हैं ब्लड वेसल्स में उनको रिमूव करने के लिए जो है वो जनरली एज अ क्लॉट बस्टर्स की तरह ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो यूज किया जाता है। अनदर एक बायोएक्टिव देखिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से जो है एक साइक्लोस्पोरिन ए मिलती है जो एज अ इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज की जाती है। स्टैटिन भी जो है ये एक ईस्ट है मोनेस्कस परप्यूरस, तो ये जो मोनेस्कस परप्यूरस है उसके द्वारा जो स्टैटिन्स प्रोड्यूस की जाती है वो भी एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज की जाती है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है ये एंजाइम को, उस एंजाइम को इनहिबिट करती है जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगी और इससे क्या होगा कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह ये यूज की जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्पफुल होगी। अब देखिए सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सो उसमें कुछ 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक तो हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, 2 स्टेजेस में होता है ये ट्रीटमेंट। एक तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देखिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। यस, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट देखिए कौन सा ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है कि फिजिकल रिमूवल होना है पार्टिकल्स का। सो फिजिकल रिमूवल पार्टिकल्स का किस तरह से होगा, देखिए जितने भी लार्ज या स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सीवेज से फिल्ट्रेशन करके या सेडिमेंटेशन करके जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है उसको स्टेजेस में रिमूव किया जाता है। सबसे पहले तो जितना भी मतलब कि सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा जो फ्लोट करने वाला डेब्रेज है वो रिमूव हो गया, जो फ्लोट कर रहा था वाटर के ऊपर, है ना। सो उसके बाद जो ग्रिट है मतलब जितने भी सॉइल है या छोटे छोटे जो पत्थर हैं वहां पे वो रिमूव किए जाते हैं सेडिमेंटेशन करके। फिर जो सारा का सारा सॉलिड है जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो ऊपर स्पन्ना टेंट्स बन चुके हैं उन्होंने क्या बना दिया है, जो स्पन्ना टेंट्स हैं ऊपर की तरफ है उन्होंने क्या बनाया है, एफ्लेंट बना दिया है। क्योंकि वही एफ्लेंट जो है वो क्या किया जाएगा, प्राइमरी सेटल्ड टैंक से वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले लिया जाएगा। तो क्या बना था यहाँ पे, एफ्लेंट बना था जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले लिया गया है। तो ये देखिए जो प्राइमरी एफ्लेंट था उसको लार्ज एरिएशन टैंक्स में पास किया जाएगा जहाँ पे वो उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाएगा मैकेनिकली, उसमें एयर पंप की जाएगी जिससे विग्रस ग्रोथ होगी कुछ एरोबिक माइक्रोब्स की, किसमें, फ्लॉक्स में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वो ग्रो कर रहा होगा तो ये जो माइक्रोब्स हैं वो मेजर पार्ट उस ऑर्गेनिक मैटर का कंज्यूम ही कर लेंगे। तो जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो उसकी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। जितना ज्यादा बेसिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो अगर ये रिड्यूस हो रही है इट मीन्स कि वहां पे प्यूरिफिकेशन का काम चल रहा है और पॉल्यूशन से बचाया जा रहा है।
ठीक है जी, बिकॉज देखिए कि एक बार जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज की सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई तो जो एफ्लुएंट है उसको सेटलिंग टैंक में पास किया जाएगा, जहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है उनको सेडिमेंट करवा दिया जाएगा और सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। स्मॉल पार्ट उस एक्टिवेटेड स्लज का बैक उस एरिएशन टैंक में डाल के एज ए इनोक्यूलम की तरह वो सर्व करेगा, और जितना भी मेजर पार्ट है उसको पंप करेंगे लार्ज टैंक्स में, तो वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स की तरह काम करेगा। तो वहां पे क्या है, कुछ अदर काइंड्स के बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो कर जाते हैं, और जितने भी वहां पे बैक्टीरिया है या फंजाई है तो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेशन के टाइम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया मिक्सचर ऑफ गैसेस की तरह वो प्रोड्यूस कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन गैसेस से क्या बन जाती है, बायोगैस बन जाती है, जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज की जा सकती है क्योंकि ये इनफ्लामेबल होती है। क्लियर है जी। तो इसी तरह से मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह से कि गैलन्स जो ये है इस वेस्ट वाटर के हर दिन अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखोगे तो ये मिलियंस ऑफ गैलन्स जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए माइक्रोब्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये मैथडोलॉजी जो है वो बहुत सारी सेंचुरी से प्रैक्टिस की जा रही है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। सो अब देखिए यहाँ पे आप अवेयर हैं कि अर्बनाइजेशन हुई है तो इससे सीवेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट से, बट जो प्लांट्स हैं वो नहीं इतने इंक्रीज हुए हैं। सो अनट्रीटेड सीवेज जो है वो ऑफन क्या किया जाता है, अक्सर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो सीवेज कभी कभी जो ट्रीट नहीं हो पाया है तो वो क्या कर दिया जाता है, ऐसे रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन हो जाता है और वाटरबॉर्न डिजीजेस इंक्रीज हो जाते हैं उसके चांसेस। सो इससे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि इन रिवर्स को क्या किया जा सके, पॉल्यूशन से बचाया जा सके। इन प्लान्स के अंडर ये प्रपोज किया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्ड किए जाएं, ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही जो है वो क्या किया जाए, रिवर्स में डिस्चार्ज हो और पॉल्यूशन से बचा जा सके। क्लियर जी। अब देखिए वो जो बायोगैस बनी थी उसकी प्रोडक्शन में माइक्रोब्स अपना कैसे रोल प्ले करते हैं, तो वहां पे देखिए एक तो हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन ऑफ डफ से या चीज मेकिंग से या बेवरेजेस की प्रोडक्शन से मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बट कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के अलावा एक मीथेन गैस भी होती है उसको भी रिलीज करते हैं, तो उनको कहा जाता है मिथेनोजेंस बोला जाता है उनको। ये जो मिथेनोजेंस हैं वो उनमें मतलब कि उनमें एक कॉमन बैक्टीरियम है, जैसे कि एक मिथेनोबैक्टीरियम होता है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक स्लज में पाया जाता है। वो जो एनारोबिक स्लज होते हैं वहां पे ही पाया जाता है। तो लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल जो है देखिए फूड ऑफ कैटल में प्रेजेंट है। बेसिकली जो कैटल्स का र्यूमेन होता है वहां पे सेलुलोजिक मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया र्यूमेन में प्रेजेंट होता है उस कैटल के, और वहां पे जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ कैटल के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक वी ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? सो हम एबल हैं क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए? नहीं, बिकॉज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, तब हम सेलुलोज जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो वो कैटल्स में होता है प्रेजेंट, तो तभी जो है उनका जो एक्सक्रीटा है, दैट इज डंग है कैटल्स का, जिनको हम गोबर कहते हैं, वो बैक्टीरिया में बहुत रिच होता है, बिकॉज ये बैक्टीरिया वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है, तो तभी उसका जो डंग है, एक्सक्रीटा है, उसको गोबर बोलते हैं, वो बैक्टीरिया में बड़ा रिच है। सो डंग जो है वो बायोगैस की जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको आप कॉमनली गोबर गैस बोल सकते हो। ज्यादातर ये किसमें एप्लीकेबल है, जितने भी मतलब कि रूरल एरियाज है जहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ये डंग, तो वहां पे जो है ये मतलब प्रोसेस किया जा सकता है और बायोगैस जो है उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है। बायोगैस की प्रोडक्शन से क्या होगा कि कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है जी, बट यहाँ पे ज्यादा किसमें एप्लीकेबल है, जहां पे ये इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो किसमें हो सकता है अवेलेबल, जितने भी रूरल एरियाज हैं। सो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी बायोगैस प्रोडक्शन की डेवलप्ड की गई थी इंडिया में, मेनली किसके एफर्ट्स के द्वारा, इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। ठीक है जी,
इनके द्वारा ये बनी थी। अब देखिए बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी माइक्रोब्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट्स का और यहाँ पे डिजीजेस का जो है ये करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी पेस्ट्स हैं, ठीक है जी, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं देखिए क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, दे वर्क ऑन क्रिएट अ सिस्टम जहां पे इंसेक्ट्स को कभी कभी पेस्ट्स कहा जाता है बट वो इरेडिकेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो उनमें क्या किया जा सकता है, मतलब कि जब जनरली एक किसान जो है वो अपनी खेती कर रहा है तो उस टाइम पे वो पेस्टिसाइड्स जो है उसके कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, तो इसके लिए बताया गया है कि माइक्रोब्स उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपने देखा होगा कि एक बीटल है रेड एंड ब्लैक, ठीक है, मार्किंग्स के साथ, जिसको लेडी बर्ड बोलते हैं। तो ये क्या करती है, जितने भी एफिड्स होते हैं उससे छुटकारा दे देती है। ऐसे हम मॉस्किटोज से छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उस एरिया में ड्रैगन फ्लाइज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लार्वे होते हैं ना इसके, वो खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होते हैं, यहाँ पे उसने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि देखिए बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जितने भी बटरफ्लाई कैटरपिलर्स हैं उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है, जो कि एज यहाँ पे माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की तरह ये बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस यूज किया जाता है। देखिए सैकेट्स में ये ठीक है, अवेलेबल होता है सैकेट्स में। तो यहाँ पे एज अ ड्राई स्पोर्स की तरह होता है ये अवेलेबल, जिसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो वल्नरेबल प्लांट के ऊपर, जैसे कि ब्रासिकास है या फ्रूट ट्रीज है, ठीक है जी, जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा ईट किए जाएंगे और उसके द्वारा जो है इंसेक्ट लार्वे के द्वारा वो खाए जाएंगे। तो इससे गट ऑफ लार्वे में जाके वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे और जो लार्वा है वो मर जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज जो है वो कैटरपिलर को किल कर रही है, बट अदर इंसेक्ट्स को अनहार्म्ड लीव ऐसे ही छोड़ रही है। अदर इंसेक्ट्स तो उससे कोई मतलब कि हार्म्ड नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से अब क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस टॉक्सिन जो है वो जीन एक प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये प्लांट्स रेजिस्टेंट हो चुके हैं ताकि वो इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा अटैक ही जो है वो उनको कोई मतलब कि हार्म पहुंचा सके उन प्लांट्स को। तो उसके लिए ऐसे हमारे पास एक ट्राइकोडर्मा भी होती है। सो उस मतलब कि बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज कौन सी है, फॉर इज अ फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्री लिविंग फंजाई होती हैं जो रूट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। तो ये इफेक्टिव होती हैं बायो कंट्रोल एजेंट के लिए, बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस के लिए। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मतलब कि माइक्रोब्स हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज किए जाते हैं। अब देखिए आपने तो मतलब कि जनरली हमने जो है वो मतलब कि फर्टिलाइजर्स का यूज किया है ना, तो ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच करके अब किसकी ओर हम जा रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ जा रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनरिच करते हैं सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देता है। ये क्या करता है, उन रूट नोड्यूल्स के साथ जुड़ जाता है और वहां पे प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है बैक्टीरिया। और यहाँ पे उसको क्या कर देता है, जो उसका सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको एनरिच कर देता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास जो है वो किसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि मतलब और भी बहुत सारे फंगस के लिए बताया गया है। जैसे देखिए कि माइकोरहिजा है ना, ये बहुत सारी क्लोज एसोसिएशंस देता है। बहुत सारे मेंबर्स जो है एक ग्लोमस जीनस के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं क्या करते हैं, माइकोरहिजा बनाते हैं। तो जो फंगल सिम्बायोट होते हैं इनमें एसोसिएशंस में वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से और फॉस्फोरस प्लांट्स में डाल देते हैं। जितने भी प्लांट्स
जिसके पास ये मतलब कि एसोसिएशंस होती हैं वो भी अदर बेनिफिट्स भी शो करते हैं, जैसे कि मतलब कि उसमें रेजिस्टेंट आ जाती है कि रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंट आ जाती है, और जितनी भी सैलिनिटी या ड्रॉट की कंडीशंस है तो उनमें टॉलरेंस आ जाती है, और ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो, तो उसको आपने देखा होगा कि वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं ना जनरली, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में। उनमें से बहुत सारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनाबिना है, नॉस्टॉक है, और यहाँ पे ऑसिलेटोरिया है। पैडी फील्ड्स में आप देखते हो कि साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है, और इवन टू इवन ये ऑर्गेनिक मैटर को भी सॉइल में ऐड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, और फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं सॉइल की। करंटली हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में कमर्शियली, और फार्मर्स उनको रेगुलरली अपनी फीड में क्या है यूज करते हैं ताकि वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकें और रिड्यूस कर सकें केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस है। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स को ना यूज करके वो बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि किस तरह से ये जो माइक्रोब्स हैं ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज किए जा रहे हैं, हमारे लिए कैसे मतलब कि यूजफुल है। आज हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया है। सो ऐसे स्टे कनेक्टेड विद मी, हम हर दिन हर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 12th की मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है वो चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।